नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश दुनिया में स्वास्थ्य और शिक्षा समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता रही है। ज्ञान के लिए शिक्षा और ज्ञान पाने के लिए स्वस्थ शरीर जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा सामान्य आदमी की पहुंच से बाहर है। ये विचार है संघ प्रमुख मोहन भागवत का। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था और व्यवसायीकरण पर चिंता जताई है। कहा कि पहले स्वास्थ्य और शिक्षा सेवा के रूप में प्रदान की जाती थी, लेकिन अब ये दोनों क्षेत्र व्यावसायिक हो गए हैं और आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। उन्होंने सहज और सुलभ चिकित्सा की आवश्यकता पर जोर दिया। इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की महंगाई पर चिंता जताई है। कहा कि ये काम पहले सेवा के नाते किए जाते थे, लेकिन अब स्वास्थ्य और शिक्षा भी व्यावसायिक हो गई हैं। पहले शिक्षा देना कर्तव्य माना जाता था, अभी भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अच्छी चिकित्सा के लिए शहरों की ओर जाना पड़ता है। भागवत ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को $1 ट्रिलियन बिजनेस बताकर सुधार की जरूरत पर जोर दिया। भागवत ने कहा, ज्ञान के युग में शिक्षा अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए आदमी अपना घर बेच देगा, लेकिन वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहेगा। और इसी तरह स्वास्थ्य के लिए भी व्यक्ति अपनी पूरी जमा पूंजी लगाने को तैयार होता है ताकि उसका इलाज अच्छी जगह हो सके। उन्होंने कहा कि समाज में सबसे ज्यादा जरूरत शिक्षा और स्वास्थ्य की है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज ये दोनों ही सुविधाएं ना तो सस्ती हैं और ना ही सहज सुलभ। संघ प्रमुख ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि स्कूल और अस्पताल नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन विचार करने पर पता चलता है कि आम आदमी की पहुंच से ये इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि पहले शिक्षा और स्वास्थ्य को सेवा का कार्य माना जाता था, अब इसे कारोबार का रूप दे दिया गया है। और कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भागवत के इस बयान को शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश भर में निजी स्कूलों और अस्पतालों की बढ़ती फीस और इलाज के महंगे खर्च पर बहस चल रही है। चलिए, और इस पर पूरी चर्चा को आज हम करेंगे, लेकिन क्या कुछ कहा मोहन भागवत ने और प्रतिक्रियाएं और भी आई हैं, क्या कुछ है, पहले वो सुनाते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो विषय ऐसे हैं आज के समय में ये बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है समाज की, सारी दुनिया में। और सबसे अधिक आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर, यानी सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही। तो क्या विद्यालय वगैरह कम है? वो तो बहुत बढ़ रहे हैं। अस्पताल कम है? ऐसा भी नहीं है। सुविधाओं में प्रगति है, ज्ञानी व्यक्ति बहुत है, लेकिन वो ज्ञान मिलता नहीं, वो सुविधा मिलती नहीं, ऐसी स्थिति है। थोड़ा सा हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर इसलिए हो जाती है कि पहले ये दोनों काम सेवा के नाते किए जाते थे, आज इसको भी कमर्शियल बना दिया गया है। मनुष्य की सोच ने ऐसा बनाया है। तो एक बार मैंने एक मंत्री जी का विधान सुना कुछ वर्ष पहले कि शिक्षा, भारत की शिक्षा ये $1 ट्रिलियन बिजनेस है। अब बिजनेस ये तो सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर की बात है, उसको पूंजी लगती है, जिनके पास है वही करेंगे। पहले ही शिक्षा देना अपना कर्तव्य मानते थे। जो छात्र आया वो ज्ञानवान होना ये शिक्षक की जिम्मेवारी मानी जाती है। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो पहुंच से दूर हुए हैं और आमजन इससे महरूम है। मोहन भागवत ने जो कुछ भी कहा और जिस तरीके से उन्होंने इन बातों को उठाया है, इन प्रश्नों को उठाया है, सोचने का विषय तो है। जहां हम शिक्षा की बात करते हैं, जहां हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन आज यदि इनका व्यवसायीकरण किया जा रहा है और लोगों की पहुंच से ये दूर है सिर्फ व्यवसायीकरण के लिए, और ऐसे समय पे ये प्रतिक्रिया उनकी आना या उनका ये बयान आना जब वाकई में एक कहते हैं ना कि फीस बहुत ज्यादा हो रही है, अस्पतालों में खर्चे ज्यादा है, इस तरह की चीजें जब हो रही हों, तब उनका ये बयान एक बड़ा संदेश तो देता है। आखिर क्या मायने हैं और कितना बदलाव उनके इस बयान के बाद होगा, हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आरएसएस विचारक हैं दिनेश उपाध्याय। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दिनेश जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी? हाँ। दिनेश जी, जब भी शिक्षा की बात होती है और स्वास्थ्य की बात होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण
हमारे देश के लिए एक ऐसा विषय है जिसको यदि हम शामिल ना करें तो सब कुछ पीछे रह जाएगा। एजुकेशन सबसे बड़ी बात होती है, स्वास्थ्य सबसे बड़ी बात होती है। जब ये दोनों ही नहीं है तो कैसे कहीं कोई चीजें आगे बढ़ सकती हैं। ऐसे में मोहन भागवत जिस तरीके से इसको लेकर बात कह रहे थे, अपना संदेश दे रहे थे, क्या मायने हैं? और यदि व्यवसायीकरण की तरफ उनका एक अंदेशा है या उन्होंने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है, तो कैसे इन चीजों को रोका जाएगा? किस परिप्रेक्ष्य में इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएगा? विद्यालय और चिकित्सालय ये जीवन का एक ऐसा पार्ट है, ऐसा हिस्सा है कि इसके बगैर किसी भी प्रकार की सुलभता जीवन में कठिनाई होती है। लेकिन अगर हम पूर्व काल को देखें, हमारे यहाँ गुरुकुल की एक परंपरा थी और गुरुकुल में जो आचार्य होते थे उनको कोई शुल्क नहीं दिया जाता था। ऐसे ही चिकित्सा का था। चिकित्सा के अंदर एलोपैथी तो होती नहीं थी, उसमें आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, वनौषधि या काफी पारंपरिक चिकित्सा हमारे देश में होती थी और वो सेवा के रूप में किया जाता था। और त्रेता युग में सुसेन वैद्य जी इसका उदाहरण है। द्वापर काल में महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के अंदर। शायद कोई इस बात का कोई कल्पना करे कि कोई हॉस्पिटल वहां खोला गया हो या कहीं भीष्म पितामह को या द्रोणाचार्य जी को या दुर्योधन को कोई टिटनस का इंजेक्शन लगा हो या कोई एंटीबायोटिक टेबलेट दी गई हो, कहीं हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया हो, इस तरह की चर्चा कहीं नहीं आई। इसलिए आज जो परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने कहा है, इसको पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए सभी को। जब से शिक्षा और स्वास्थ्य व्यापारिक दृष्टि में आई है, कोई आज का विषय नहीं है, लंबे समय से हो रहा है। और ये विषय सरकार के अलावा आम जनता के जो संभ्रांत लोग हैं, जो आर्थिक संपन्न हैं, वैचारिक संपन्न हैं, सामाजिक संपन्न हैं, या कहीं न कहीं समाज में ये सब बात ना होते हैं, सेवा का रूप देते हैं, उन लोगों को कहीं न कहीं निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा के रूप में कार्य करना चाहिए। आज यहाँ अमीर लोग जहाँ डोनेशन जाता है वहां बच्चे एडमिशन करा देते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन इस देश के अंदर कृष्ण और सुदामा एक जगह पढ़ाई करते थे, गुणवत्ता के आधार के ऊपर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाती थी। लेकिन आज डिग्री, उसके कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं, ये जो पेरेंट्स हैं उनकी एक टारगेट बन गया। और डिग्री है तो कई जगह मैंने देखा है ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तो डिग्री नहीं है, और अगर डिग्री ज्ञान है तो संस्कार नहीं है। इसलिए हम कई बार कहते हैं संस्कार विहीन डिग्री भारत के अंदर भ्रष्टाचार का कारण बनेगी। समाज को सोचना चाहिए कि हम लोग चिकित्सा को कैसे निःशुल्क कर सकते हैं सरकार का सहयोग लेकर के, या शिक्षा को किस तरह से हम लोग निःशुल्क कर सकते हैं। राष्ट्र के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क होना चाहिए। जैसे गुरुकुल की परंपरा थी, अभी भी कुछ गुरुकुल खोले गए हैं, राष्ट्र के अंदर कुछ गुरुकुल की स्थापना हुई है। जब मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी पहली, तो मैं आयुष मंत्रालय भारत सरकार का गवर्निंग बॉडी का सदस्य था। 12,500 वेलनेस सेंटर हम लोगों ने दिए थे आयुष मंत्रालय के, और वो पूरी तरह से निःशुल्क थे। आयुर्वेद का एम्स भी खोला। इस सरकार ने काफी एम्स और काफी आयुर्वेद के अंदर बड़े बड़े कार्य किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जनसंख्या का प्रेशर भी है। फिर लोगों को ये है कि नहीं, मुझे प्राइवेट पढ़ाना चाहिए, वहाँ ज्यादा बड़ी डिग्री मिलेगी, ज्यादा अच्छा पढ़ाई होती है। हम लोगों को इन सब का चिंतन करना पड़ेगा, और ये चिंतन समाज का है। समाज को इस बात को देखना चाहिए कि मुझे किस तरह से अपने बच्चों को लेकर के चलना है। घर के आज ट्यूशन का बहुत बड़ा कार्य हुआ है। हम सब लोग इस बात से, परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने ये बात कही जरूर है, लेकिन इस बात से सभी लोग कहीं ना कहीं ग्रसित है। इससे भी ज्यादा कि मैं आपको बात बताता हूँ चिकित्सा के बारे में। कई बार ऐसा भी हुआ है जो समाज के अंदर देखने में आया। मेरी किसी को बुरा अच्छा कहने की बिल्कुल सोच नहीं है, लेकिन बात कहने में कोई बुराई नहीं है। कई बार किसी हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट की अगर डेथ हो जाती है, उसके 10,000 या 15,000, 20,000 भी बच जाते हैं, तो डॉक्टर्स कई बार ये भी कहते हैं कि डेड बॉडी तब देंगे जब इसका पूरा शुल्क जमा हो जाएगा। जब तक पूरी फीस जमा नहीं होती, जो बाकी 10-15 हजार रुपए हैं, इनकी डेड बॉडी नहीं दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग मानवता का परिचय दें।
और उसके साथ इंसानियत का भी होना चाहिए। और चिकित्सा और शिक्षा में जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, समाज के विभिन्न तबकों को साथ लेकर के शिक्षा चिकित्सा के बारे में कार्य करना चाहिए। अकेली सरकार या अकेली गवर्नमेंट को समझे कि अकेली गवर्नमेंट इन दोनों कार्यों के लिए पूरी तरह से पारदर्शिता भारत के अंदर हो जाएगी, इसमें मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हूं ठीक कि है। सरकार ही सब काम करेगी। समाज को भी आगे आना चाहिए। मैं तो बल्कि यहां तक के कहता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार से मुक्त होना चाहिए, लेकिन सरकार इसमें सहयोग करे। समाज का तबका आकर के शिक्षा और स्वास्थ्य का कार्य संभाले और सरकार उसमें सहयोग करे। 1815, 20, 19, 22, 24, 25, 40, 50 तक भारत के अंदर सरकार का कोई मंत्रालय नहीं होता था। शिक्षा के अंदर कोई डिग्री या मार्कशीट नहीं दी जाती थी, अपनी गुणवत्ता के आधार पर दिया जाता था। लेकिन जब से मैकाले की चिकित्सा पद्धति आई, शिक्षक को तनख्वाह घोषित किया गया और एक जो पैसे का जो आदान प्रदान हुआ है, उससे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। वरना भारत के अंदर तो शिक्षा और चिकित्सा के अंदर कोई ठीक है। आर्थिक लेन देन बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है तो दिनेश जी, इसलिए हम चलिए लोगों को रोकूंगी। हाँ, समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। समाज के लोग अग्रणी आए, सरकार का सहयोग लें, तब जाकर के शिक्षा और स्वास्थ्य का कार्य हो सकता है। एक लाइन आखिरी में, चिकित्सालय खोलने के साथ साथ हम लोगों को इस बात का भी प्रयास करना चाहिए, सरकार को भी और समाज के सभी लोगों को, रोगी की संख्या कैसे घटे। चिकित्सालय हो अच्छी बात है, लेकिन रोगी की संख्या कैसे घटेगी उसके लिए भी चिंता करनी चाहिए। उसका एक ही है कि योग करें, हम लोग अपनी मर्यादा में रहें, खान पीन का ध्यान रखें, सुबह उठें, मॉर्निंग वॉक करें, वैचारिक संपन्नता रहे। हम लोग सभी सुबह जल्दी उठ करके सूर्य नमस्कार वगैरह करते हैं। इस तरह से हम लोग स्वास्थ्य के जो रोगी हैं, बीमार हैं, उनकी संख्या घटा जा सकती है। ठीक है। आभार आपका, धन्यवाद। अनिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? राखी जी बिल्कुल पहुंच रही है। अनिल जी देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे लगता है जिस पर हम बात करेंगे तो बहुत वक्त की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल इस पर चिंतन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके व्यवसायीकरण की बात हो रही है। अच्छा, समाज को देखना पड़ेगा, सरकार अपनी भूमिका निभाए जिस तरीके से दिनेश जी कह रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके आज यदि महंगाई है या आज यदि व्यवसायीकरण हो रहा है तो कौन लोग कर रहे हैं? भाई सरकार के पास तो पावर है, आप एक गाइडलाइन बना सकते हैं, आप चीज़ों को पॉइंट करके जारी कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा ये चीज़ें नहीं होंगी। तो यदि कोई चीज़ निर्धारित हो जाती है तो उसके इतर कौन जाएगा? तो थोड़ा सा इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और मोहन भागवत ने जिस तरीके से कहा है, उनके बयानों को आप किस तरीके से लेते हैं? राखी जी, माननीय मोहन भागवत जी ने जो भी कुछ कहा है वो आज की आवश्यकता को देखते हुए अक्षरशः बिल्कुल ठीक कहा है। आज समाज को स्वस्थ रहना भी जरूरी है, शिक्षित होना भी जरूरी है। और मैं दिनेश जी की बात से भी 100% सहमत हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार का कंट्रोल नहीं, सरकार का सहयोग होना चाहिए। और सहयोग में जब हम एक तरफ इसके व्यवसायीकरण की बात करते हैं तो चाहे वो कोई भी सरकार हो, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, आज आप अगर शिक्षा पर जाएंगे, स्वास्थ्य पर जाएंगे, तो हम शिक्षा और स्वास्थ्य से आम पब्लिक के सहयोग की तो बात करते हैं, लेकिन अगर उनसे हाउस टैक्स लेंगे तो कमर्शियल लेंगे, बिजली पानी का बिल लेंगे तो कमर्शियल लेंगे, पानी का कनेक्शन लेंगे तो कमर्शियल बिल लेंगे, कोई भी परमिशन लेने के लिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर जब तक दूसरा रास्ता नहीं अपनाओगे उसको किसी किस्म की कोई परमिशन नहीं मिले। सहयोग नहीं, बाधाएं खड़ी होती हैं। मैं एक पक्ष, दूसरा पक्ष में ये कहना चाहता हूं, मैं सरकार का पक्ष नहीं कह रहा, मैं कम से कम इन लोगों से जो व्यवसाय से जुड़े लोग, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, जब तक हम उनकी कठिनाइयों को नहीं समझेंगे तब तक ये बातें सिर्फ अच्छी तो लगेंगी, जनता के लिए अच्छी लगेंगी, सुनने के लिए अच्छी लगेंगी, लेकिन अगर हम ये बात देखा जाए कि लगभग 50% स्वास्थ्य या शिक्षा का मामला प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन क्या शिक्षा मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री प्राइवेट सेक्टर के में काम करने वाले व्यक्तियों से संपर्क करते हैं, उनके दुख दर्द सुनते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं? नहीं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करके जनता को खुश करने के लिए
हम बयान दे देते हैं, जनता उन बयानों से संतुष्ट हो जाए। आज आवश्यकता ये है कि जमीन में उतर करके जहां पर जो कमी है उसको ठीक करने की जरूरत है, ना कि अंकुश लगा करके प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। निश्चित तौर पर चाहे स्वास्थ्य है और चाहे शिक्षा है, इसका व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। यह समाज की सेवा में लगना चाहिए, लेकिन उस समाज सेवा की अगर बात करें तो उस समाज सेवा के अंदर समाज का हर अंग और सरकार का हर अंग सहयोगी के रूप में चलेगा तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। और जो व्यवसायीकरण हो रहा है वो निश्चित तौर पर हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। हम सबको मिलकर के इसका व्यवसायीकरण रोकना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक पक्ष देख करके हम जब दूसरा पक्ष नहीं देखते हैं तो वो दूसरी तरफ अंधेरा रह जाता है, हम सच्चाई से वाकिफ नहीं हो पाते हैं, तो इस तरह की चीजें खड़ी होती हैं। मैं एक बात और बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं और जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, एक स्कूल पर सरकारी स्कूल में लगभग 6 से 7 हजार रुपए पर बच्चा खर्चा आता है, जबकि सरकार प्राइवेट स्कूल के अंदर वो भी बच्चे हैं जो 1,500 रुपये महीना पढ़ते हैं और वो भी बच्चे हैं जो 10,000 रुपये महीना में पढ़ते हैं। यानी इतना बड़ा गैप प्राइवेट स्कूलों के अंदर फीस में और सरकारी स्कूल के खर्चे में। लेकिन सरकार की निगाह में तीनों चीज एक ही कैटेगरी में। सरकार को निश्चित तौर पर इस पर भी विचार विमर्श करना चाहिए कि जो स्कूल 15,000 रुपए 10,000 रुपये महीना ले रहे हैं, जो स्कूल 1,500-1,500 रुपये महीना ले रहे हैं, जो हॉस्पिटल सस्ते में इलाज कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल महंगे में इलाज कर रहे हैं, इन सबके क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या कारण है, किस वजह से इतना डिफरेंस है। इसलिए माननीय मोहन भागवत जी ने कहा कि जो रईस लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, यही तो मेरा प्रश्न था कि इसके लिए काम कौन करेगा भाई। यदि किसी ने हॉस्पिटल खोला या किसी का प्राइवेट स्कूल है तो वो अपने हिसाब से कर रहा है। ये तो सरकार एक गाइडलाइन जारी करे ना कि आप इससे ज्यादा इन चीजों को नहीं कर सकते हैं, तब तो हम उस पर काम करेंगे, नहीं तो कैसे होगा। राखी जी, मैं सभी सरकारों के लिए बात कर रहा हूँ, सभी सरकारों को ये पक्ष भी देख करके इसका समाधान करना चाहिए। हाँ। मैं सभी सरकारों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये बात, मेरा पक्ष क्या है कि जब तक हम प्राइवेट सेक्टर के काम करने वालों के साथ सरकारें बैठ करके उनसे विचार विमर्श करके रास्ता नहीं निकालती हैं, अगर कहीं लूट खसोट होती है तो उस पर बैन लगना चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए, जनता की सुविधा में काम होने चाहिए। लेकिन ये दोनों पक्ष मिलकर बात करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल पाए। ठीक है पवन जी, आपका क्या मत है, कैसे इसका समाधान निकाला जाए? क्योंकि ये बात तो सच है और मोहन भागवत ने जिस तरीके से कहा है ये बात सच है। देखिए, आज के समय में शिक्षा भी और स्वास्थ्य भी आम लोगों की पहुंच से तो बहुत दूर है। एक बच्चा यदि आज डॉक्टर बनना चाहता है, एक सामान्य परिवार का बच्चा भी, तो आप समझ लीजिए कि उसके पीछे उसकी फीस और एग्जाम तो चलिए, तैयारियां तो चलिए, तैयारी तो है ही जो है, वहां तक पहुंचने के लिए इतना पैसा हर कोई वहन नहीं कर सकता। एक एग्जाम्पल दे रही हूं क्योंकि वो डॉक्टर बन के कहाँ जा रहा है और फिर वो डॉक्टर बन जाए, फिर वो वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि एजुकेशन लोगे तब तो आप डॉक्टर बनोगे ना, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति तो नहीं बन सकता। तो ये दोनों चीजें कनेक्ट हो रही हैं जिसके लिए बात रखी गई है। कैसे इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा? राखी जी, सबसे पहले तो मोहन भागवत जी ने जो कहा उससे मैं 100% उसको एक्सेप्ट करता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों भी चीज कंट्रोल के बाहर निकल रही है। अभी मेरे पहले अनिल जी जो बोल रहे थे, उनका जो कोमल और हृदय है पब्लिक के प्रति, वो ये बोल रहा है कि भाई स्वास्थ्य और शिक्षा ये सस्ते में मिलना चाहिए, और वो उनके मन की बात बता रहे थे। लेकिन वो पार्टी को भी डिफेंड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट, अभी देखिए अनिल जी, गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है कि वो कैपिंग करे। जिस तरीके से दिनेश उपाध्याय जी ने कहा थोड़ी देर पहले कि उन्होंने खास तौर पे आयुष मंत्रालय के अंडर में काम करते समय उन्होंने बहुत सारे केंद्रों का उद्घाटन किया, उसको चालू किया, फ्री में ट्रीटमेंट उपलब्ध किया। तो ये किया जा सकता है। और वो किसकी सरकार ने किया था? वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना। यानी आयुष डिपार्टमेंट जो तैयार हुआ, ये बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर में तैयार हुआ। तो जब उपाध्याय जी वो चीज कर सकते तो बाकी के लोग क्यों नहीं कर सकते? और आपको बताना चाहता हूं कि आज
यानी 2014 से पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय एमबीबीएस कॉलेज की जो फीस हुआ करती थी वो हुआ करती थी सालाना 55,000 से 60,000 रुपए प्रति एक साल का फीस। अब एमबीबीएस कॉलेज की जो फीस बढ़ गई है 20 लाख रुपए सालाना फीस है। आप अगर प्राइवेट कॉलेज है उसकी फीस देखोगे तो 20 लाख रुपीस हो गई है। मेरी, आप प्रवक्ता है बीजेपी के, आपका मन बोल रहा है कि ये चीज होनी चाहिए। मोहन भागवत जी आरएसएस के संघ प्रमुख है, उनका आदर है और सम्मान है, वो आरएसएस के संघ प्रमुख है, और उन्होंने अगर ये बात कही है तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको सुनकर शिक्षा क्षेत्र के अंदर कंट्रोल लाना चाहिए। देखिए, जब तक आप शिक्षा पे कंट्रोल नहीं लाएंगे, जब तक उस जो बच्चे को एमबीबीएस बनने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ रहा है, तो वो आगे चल के क्या करेगा? उस 1 करोड़ को वसूलने की कोशिश करेगा। उसी तरीके से वहीं पर जो एमडी बच्चे बन रहे हैं, यानी हर क्षेत्र में बता रहा हूं, मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूं, मैं होम्योपैथी की बात कर रहा हूं, मैं यूनानी की बात कर रहा हूं और मैं एमबीबीएस की बात कर रहा हूं। तो इन सारी चिकित्साओं में एमबीबीएस, डेंटल, इनका फीस स्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अगर वो बच्चा जाता है, आप इमेजिन करो, वो ये सोचता है कि उसके एजुकेशन पे जितना खर्चा हुआ उसको कैसे निकालेगा। ठीक है, और यानी सबसे कुल बड़ा मिला के issue पवन जो जी, आता है, सरकार को गाइडलाइन जारी करनी चाहिए इसके लिए कोई। बिल्कुल करनी चाहिए राखी जी, क्योंकि उन्हीं के हाथ में। अगर सरकार ने कंट्रोल लाया कि फीस इतनी रहेगी, और जैसा उन्होंने कोविड में किया था, कोविड के टाइम में कांग्रेस गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स को कैपिंग कर दी थी कि इससे ज्यादा आप पेमेंट नहीं ले सकते हैं। महाराष्ट्र में खास तौर पे हमारे पास में किया गया था, तो उसके वजह से फिर डॉक्टर्स ने लिमिटेशन में पैसा लेना शुरू किया, और कोविड के पहले टाइम में बहुत ज्यादा पैसे लिया था। ठीक है पवन जी, क्योंकि समय की सीमा है, देखिए आप सबके सुझाव और बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने जब शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो बात कही है तो एक पिन तो किया है कि इस पर विचार की जरूरत है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य पहुंच से दूर हो रही है, आमजन महरूम हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि यदि महंगी शिक्षा की बात करेंगे या शिक्षा की व्यवसायीकरण की बात करेंगे या स्वास्थ्य पे चले जाइए, दोनों महत्वपूर्ण पहलू हैं, और दोनों के लिए जिस तरीके से व्यवसायीकरण हो रहा है इस पर ध्यान देकर सरकार को इस पर एक गाइडलाइन बनानी होगी, ताकि आप एक लाइन खींच दीजिए, इससे ऊपर कोई नहीं जाएगा, तब शायद ये चीजें कंट्रोल हो। और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने का प्रयास मोहन भागवत ने किया है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।